दोस्तों, कल देर रात पाकिस्तान ने अचानक अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर हवाई हमला कर दिया। ये हमला इतना अप्रत्याशित और तेज था कि पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 10 लोग मारे गए, जिनमें 9 छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान पर बेहद कड़े शब्दों में हमला बोला। उनका आरोप है कि पाकिस्तान ने झूठी खुफिया जानकारी के आधार पर उनकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया। तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने साफ कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई उसकी बौखलाहट का नतीजा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका जवाब सही समय पर करारा दिया जाएगा। जिस तरह की भाषा तालिबान इस्तेमाल कर रहा है, उससे साफ दिखता है कि अब मामले को सिर्फ बातचीत से शांत कर पाना मुश्किल होगा। दोनों देशों की दुश्मनी की जड़ दुरंत रेखा है, जो 1893 में खींची गई थी। अफगानिस्तान आज तक इस सीमा को मान्यता नहीं देता। उनका दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से असल में अफगानिस्तान के ही हिस्से थे। तालिबान भी इसी दावे को खुलकर दोहराता है, जिससे पाकिस्तान और अधिक चिढ़ जाता है। सीमा विवाद के कारण दोनों देशों में कभी भरोसे का रिश्ता बना ही नहीं। 2021 में जब तालिबान ने सत्ता पर काबिज किया, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अब काबुल उसकी बात ज्यादा मानेगा। पाकिस्तान ने दशकों तक तालिबान के कई धड़ों को समर्थन दिया था और उन्हें लगता था कि नई अफगान सरकार उनके इशारों पर चलेगी। पाकिस्तान सोच रहा था कि तालिबान उनकी सुरक्षा नीतियों का हिस्सा बनेगा और भारत के खिलाफ उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ का काम करेगा। लेकिन सत्ता में आते ही तालिबान ने साफ कर दिया, पाकिस्तान के आदेशों पर चलने वाला नहीं है। तालिबान ने हाल के महीनों में कई ऐसे बयान दिए जो पाकिस्तान के लिए झटका थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब तालिबान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये विवाद भारत का आंतरिक मामला है। ये बयान पाकिस्तान की विदेश नीति पर सीधा प्रहार था। पाकिस्तान ने उम्मीद नहीं की थी कि तालिबान भारत के पक्ष में इतनी स्पष्ट बातें करेगा। इस बयान से पाकिस्तान नाराज हुआ और तभी से दोनों के रिश्तों में ठंडापन और बढ़ने लगा। भारत और तालिबान के रिश्तों का डायनेमिक हमेशा पाकिस्तान से अलग रहा है। भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान के विकास पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। सड़कों से लेकर स्कूल तक, संसद भवन से लेकर अस्पताल तक, भारत ने अफगानिस्तान में बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम किया। तालिबान इस बात को भली भांति समझता है कि भारत ने कभी अफगानिस्तान को अपने हितों का मोहरा नहीं बनाया। इसी वजह से तालिबान भारत को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थिर साझेदार के रूप में देखता है। इसी बीच तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मुद्दा सामने आया। ये संगठन पाकिस्तान के अंदर हमला करता है, लेकिन पाकिस्तान का आरोप है कि इसके लड़ाके अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं। पाकिस्तान बार बार तालिबान से कहता है कि वह टीटीपी को उनके हवाले करे या उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तालिबान इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहता है कि टीटीपी का मुद्दा पाकिस्तान की अपनी गलती है। पाकिस्तान ने इसी बहाने सीमा पार एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। कुछ हफ्ते पहले तुर्की और कतर ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करवाने की कोशिश की थी। ऐसा लगा कि तनाव कुछ कम हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने अचानक फिर से हमला करके हालात और बिगाड़ दिए। इस बार जब बच्चों की मौत की तस्वीरें सामने आई, तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की। वे पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में पेश कर रहे हैं जो नागरिक को निशाना बना रहा है। तालिबान की तरफ से आने वाले बयानों में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कम आंकने की गलती कर रहा है। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में गुस्सा इस समय इतना ज्यादा है कि लोग खुलेआम पाकिस्तान को जवाब देने की मांग कर रहे हैं। तालिबान का ये कहना है कि जवाब जरूर और करारा होगा, स्थिति को और अधिक गंभीर बना देता है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, ये पाकिस्तान और तालिबान दोनों की रणनीति पर निर्भर करता है। लेकिन इतना साफ है कि सीमा पर बढ़ता तनाव सिर्फ एक झड़प या गलती भर नहीं है। इसके पीछे वर्षों का अविश्वास, कूटनीतिक गलतफहमियां और बदलते क्षेत्र समीकरण काम कर रहे हैं। तालिबान अपनी स्थिति साफ कर चुका है कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान फिलहाल अपनी आक्रामक नीति जारी रखने के मूड में दिख रहा है। ये संघर्ष किसी भी समय बड़ा रूप ले सकता है। आपको बता दें, अफगानिस्तान पर हमले से पहले पाकिस्तान के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स में एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें कई पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और इस वजह से पाकिस्तान ने बिना कुछ देखे समझे अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान का मानना है कि यह हमला अफगानिस्तान ने करवाया है। दूसरी ओर पाकिस्तान की मुसीबतें भारत ने और बढ़ा दी है,
क्योंकि पिछले महीनों में भारत के रक्षा मंत्री और कई बड़े नेताओं की जो बातें सामने आई है, उनसे एक बात लगातार साफ होती जा रही है कि भारत सिंध और सर क्रीक के मुद्दे पर कुछ बड़ा सोच रहा है। ये सिर्फ हवा में उठी बात नहीं है, जमीन पर जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत भारी बदलाव का इशारा करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार खुलकर बोल चुके हैं कि कराची का रास्ता क्रीक से निकलता है, और अब तो उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध भविष्य में फिर से भारत का हिस्सा भी बन सकता है। सीमाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इतिहास में कई बार बदली है और वह यही बातें दोहराते नजर आते हैं। सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं, 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि भारत के लिए सिंध को वापस पाना असंभव नहीं है। यानी इस विचार पर चर्चा किसी एक नेता तक सीमित नहीं है। अगर आप हमारे राष्ट्रीय गीत को भी देखें तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो सिंध का नाम वहीं आता है। इसका सीधा मतलब है कि ये इलाका सांस्कृतिक रूप से भारत से हमेशा जुड़ा रहा है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी सभ्यता की जड़ है, उसका बड़ा हिस्सा सिंध में आता है। मोहनजोदड़ो उसी धरती पर है। दिक्कत पाकिस्तान के साथ यह है कि वहाँ की सरकार अपने लोगों को ये इतिहास अपनाने ही नहीं देती। वहाँ शिक्षा में ये सिखाया जाता है कि वह किसी अरब वंशज के वारिस हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनकी पूरी संस्कृति, भाषा, इतिहास सब कुछ इंडस वैली और भारतीय मूल का है। पाकिस्तान में इंडस वैली की विरासत को अपनाना आज भी अपराध जैसा माना जाता है। सिंधु शब्द से ही हिंदू शब्द निकला और पर्शियन उच्चारण से ही इंडिया नाम बना। ऋग्वेद में सिंधु का दर्जनों बार उल्लेख मिलता है, यानी सिंध भारत की सभ्यता का मूल केंद्र रहा है। ये सिर्फ दावा नहीं, इतिहास है। भाषा की बात करें तो सिंधु एक पुरानी इंडो आर्यन भाषा है। संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी की तरह ये भी हमारी प्रमुख भाषा की विरासत है, लेकिन पाकिस्तान इसे दबा रहा है। पूरा देश उर्दीकरण की तरफ ढकेला जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में हुआ था। भाषा थोपना वहां भी बगावत की वजह बना था, और आज सिंध में भी वही असंतोष पनप रहा है। आज पाकिस्तान में सिंध की हालत सोचने लायक है। पानी की कमी, पंजाब द्वारा लगातार संसाधनों पर कब्जा, इंडस नदी का वितरण को लेकर झगड़े। सिंध के लोग खुद मानते हैं कि उनकी जमीन का हक उनसे छीना जा रहा है। पंजाब सरकार तो उल्टा ये आरोप लगा रही है कि सिंध जरूरत से ज्यादा पानी ले रहा है, और जब से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत कड़ा रुख दिखाने लगा है, पाकिस्तान के अंदर इन प्रांतों का आपसी टकराव और बढ़ गया है। आर्थिक रूप से भी सिंध गिर चुका है। जो इलाका कभी व्यापार का केंद्र था, वह आज संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार और पानी के संकट में जकड़ा है। 1947 से पहले यहाँ बड़ी आबादी हिंदू आबादी थी। लगभग 40 लाख की जनसंख्या में 11 लाख हिंदू रहते थे। पार्टीशन के बाद ये लोग सब छोड़कर भारत आ गए। आज भारत के सिंधु समुदाय के कई परिवारों में ये दर्द अभी भी जिंदा है कि उनका असली घर सिंध पीछे रह गया। इसीलिए जब कोई नेता सिंध के वापस भारत में आने की बात करता है तो ये केवल राजनीतिक बयान नहीं है, इसके पीछे इतिहास, संस्कृति और लाखों परिवारों की अधूरी कहानी है। और ये सबसे अहम बात, सिंध में आज भी अलग देश की मांग जोर पकड़ रही है। कई संस्थाओं की रैलियों में खुलकर सिंधु देश की मांग उठाई जा रही है। ये पहली बार नहीं है, पर इस बार आंदोलन बड़ा और ज्यादा संगठित दिखता है। पाकिस्तान की सरकार जरूर क्रैकडाउन करेगी, जैसे वो बलूचिस्तान में करती है, लेकिन सवाल यह है कि वह कितनी जगहों पर बगावत को रोक पाएगी। बलूचिस्तान, KPK, सिंध, हर जगह असंतोष उबल रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है, क्योंकि चारों तरफ से पाकिस्तान इस समय बड़े संकट और बड़े खतरे से जूझ रहा है, और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और कवरेज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।